105 बोफोर्स गन थी जो मेरे इशारों पे गोले बरसा रही थी। हमने उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में लगाया और इंश्योर किया कि जब हमारी आर्मी आगे बढ़ रही है तो उस पर इतनी गोलाबारी हो टोलोलिंग के ऊपर कि एनिमी वैसे ही नीचे हो जाए। और शक नहीं था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। विक्रम बत्रा को हमेशा लगता था कि वो गोली बनी नहीं है जो उसको छू सके। कुछ भी कार्य कर रहे हो, चाहे आप लड़ाई लड़ रहे हो या एग्जाम दे रहे हो या जीवन में कुछ भी कर रहे हो, मेंटली आपको उस चीज में विश्वास करना है कि मैं ये पाके रहूंगा। अगर आपके अंदर वो जोश है, अगर आपके अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो आपके अंदर वो जुनून है, जहां जोश वहां रहना। दोस्तों, मैं हूं कैप्टन अखिलेश सक्सेना, एक कारगिल वॉर हीरो, और आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पे मैं आपसे एक खास बातचीत करना चाहता हूं। आई थिंक ये दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब के लिए, हर भारतीय के लिए एक इतना सम्मान का एक दिवस है कि हम सबको बहुत गौरवमय प्रतीक होता है और हमें लगता है शायद ये देश हमारे जो भी हमने देश के लिए हासिल किया है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस मौके पे मैं आप लोगों के साथ अपने जीवन का कुछ संघर्ष, कुछ सफलताएं और कुछ लर्निंग्स जो मैंने सीखा है इस पूरे सफर में, वो मैं शेयर करना चाहता हूं। वो शायद आप लोगों के लिए भी कुछ काम आ सके। इनिशियली मेरे अंदर हमेशा एक सैनिक बनने का शौक था। शायद मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उस समय एक ऑफिसर क्या होता है, सैनिक क्या होता है, बट उस समय भी मुझे आर्मी की जो वर्दी थी, आर्मी की यूनिफॉर्म बहुत मोटिवेट करती थी और मुझे लगता था कि हर आदमी लाइफ में कुछ कुछ कर रहा है तो क्यों ना कुछ ऐसा करो जो पूरा देश आपके ऊपर प्राउड हो और आपको अपने ऊपर भी फख्र महसूस हो। सो मैंने भी बाकी लोगों की तरह मैं सैनिक स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। मैंने अपने आप फॉर्म ढूंढे, अपने पेरेंट्स को बोला कि मैं इसमें जाना चाहता हूँ। दूर दूर तक मेरी फैमिली में कोई भी आर्मी या पुलिस उससे रिलेटेड नहीं था, तो किसी को कुछ पता भी नहीं था। बट कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। जब आप सच्चे मन से उस चीज़ को चाहो तो राह बनने लगती है। तो शायद छोटी सी क्लास में था, लेकिन अपने फादर को यही बोलता था कि मुझे सैनिक स्कूल में जाना है, और किसी तरीके से पता करा, अखबारों की कटिंग ढूंढ के लाया कि इसमें कैसे एडमिशन हो सकता है, कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है। और मुझे याद है मैं इतना ज़्यादा पढ़ा उसके लिए कि शायद मैं नॉर्मल इतनी मेहनत नहीं करता क्लास में, और क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल एग्ज़ाम होता है, मुश्किल से 60 लोग होते हैं, कम से कम 30-40 हज़ार लोग बैठते हैं, और मैं उसमें पास हो गया, स्कॉलरशिप भी मुझे मिला। तो वहाँ से मेरा सफ़र चालू हुआ। लेकिन हमेशा इस सफ़र की बनाए रखने के लिए क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे इंश्योर करें कि हमें सक्सेस मिल रही है। सक्सेस हमारी सफलता और विफलता के बीच में एक बहुत छोटी सी लाइन होती है, और हमें उस चीज़ को समझना है और उसके हिसाब से प्लान करना है। तो मेरा बहुत क्लियर एम था कि मुझे आर्मी में जाना है। एज ए ऑफिसर मैं एनडीए में जाना चाहता था 12th के बाद। मैं पढ़ाई में अच्छा था और मैं साथ साथ इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर रहा था। 10th क्लास में मैं अपनी पूरे स्कूल में टॉपर था। तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि रिटन एग्जाम तो मैं निकाल ही लूँगा। हाँ, मुझे था कि शायद इसका एसएसबी इंटरव्यू होता है आर्मी का, वो बहुत टफ होता है। तो मैं अपना 90% टाइम उसकी तैयारी में लगाता था और अपना कोर्स पढ़ता था। तो मैंने इसके रिटन एग्जाम को बहुत लाइटली लिया। और कहते हैं ना, लाइफ आपको हर पग पे, हर स्टेप पे कुछ ना कुछ सबक देती रहती है। जब रिटन का एग्जाम का रिजल्ट आया एनडीए का, तो मैं उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया। मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था, सबके लिए शौक था स्कूल में कि स्कूल का टॉपर एनडीए का रिटन एग्जाम जो इंजीनियरिंग से काफ़ी कम समझा जाता था, उसमें नहीं कर पाया। बट हर विफलता से, हर फेलियर से क्या मैं सबक लेके आगे सक्सेस की तरफ बढ़ सकता हूँ? तो मेरे लिए बहुत बड़ा फेलियर था, मैं आपको सच बताता हूँ। बट मैंने हिम्मत नहीं खोई। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम भी सफलता हासिल करी और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन भी लिया। बट मेरे मन में मेरा एम वही था कि मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है। अगले अटेम्प्ट में मैंने कुछ भी चांस पे नहीं छोड़ा, हर चीज़ की तैयारी करी, रिटन की इतनी तैयारी करी, मैं आराम से टॉप में सेलेक्ट हुआ रिटन में। उसके बाद इंटरव्यू सेलेक्ट किया और फाइनली जहाँ मैं पहुँचना चाहता था, मेरी मंजिल थी एनडीए ज्वाइन करना, वो मुझे मिली सफलता। सो जस्ट एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि हो सकता है आपने जो सोचा हो, आप बहुत चाहते हो, वो पहली बार में आपको ना मिले, दूसरी बार में ना मिले। इसका ये मतलब नहीं कि आप हिम्मत हार जाएं।
आपको और ज़्यादा प्लानिंग करनी है, और अगर आपको जो फेलियर मिलना है उसको आपको स्टेप बना के सक्सेस की तरफ चलना है। सो ये मेरी पहली सफलता थी। मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में अपनी ट्रेनिंग शुरू करी। बहुत टफ ट्रेनिंग होती है 3 साल की, जिसमें आपको रियली मेंटली स्ट्रांग बनने पे बहुत जोर दिया जाता है फिजिकली ट्रेनिंग के साथ साथ, क्योंकि हमेशा बताया जाता है कि एक ऑफिसर को जब आप लड़ाई के मैदान में होते हो, एक तो आपकी बंदूक की पावर है, बट एक आपके दिमाग की पावर है। जब तक आप मेंटली स्ट्रांग हो, आप हर मुसीबत का सामना कर सकते हो। तो बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, और उसमें यह भी साथ साथ सिखाया जाता है कि आपको अपनी सक्सेस खाली नहीं देखनी है, आपको अपने पूरे कम्युनिटी की, ऑर्गेनाइजेशन की, देश की सक्सेस देखनी है। आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जो हमारा 4 टर्म का एक कैंप होता है, जिसको कैंप रोवर बोलते हैं, बहुत टफ कैंप होता है। वो दुनिया के सबसे टफेस्ट कैंप में आता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में है वो 5-6 दिन का कैंप होता है। बस सबसे टफ काम होता है लास्ट दिन, जिसमें आपको 24 घंटे लगातार दौड़ना होता है। आपके ऊपर बॉडी बैग होता है लगभग 30 किलो का, आपके ऊपर राइफल होती है, आपके ऊपर शूज़ वगैरह, यूनिफॉर्म में आपको पूरा कॉम्बैट ड्रेस में दौड़ना होता है। आपको पहाड़ पे चढ़ना है, नदी क्रॉस करनी है। सो 24 घंटे आपको दौड़ना है, और आपके पास केवल एक बोतल पानी होता है और थोड़ा सा खाना होता है। वो तो चलो फिर भी ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आप एज ए टीम जाते हो, और आपको एज ए टीम वापस आना होता है। अगर आप 17 लोग एज ए कंपनी जा रहे हो, एक इस्कॉन जा रहे हो, और अगर आप में से आप 17 के 17 सेम टाइम पे सब एक साथ वापस नहीं आए, तो आपका इंडिविजुअल सक्सेस कोई मतलब नहीं होता, और आपको दोबारा जाना पड़ेगा। वो चीज़ आपको एज ए कम्युनिटी, एज ए टीम बांधती है, और इंश्योर करती है कि आप हमेशा कम्युनिटी की और देश की सक्सेस, एक टीम की सक्सेस देखें अपनी सफलता से पहले। मतलब मुझे आज तक याद है, एनडीए के बाद जब हम लोग एनडीए सक्सेसफुल कंप्लीट कर लेते हैं, वहाँ पे हमें ग्रेजुएशन भी कराई जाती है जेएनयू से। उसके बाद हम लोग आईएमए जाते हैं 1 साल के लिए, और जब आईएमए से पास आउट हो रहे होते हैं, आईएमए में हमें सारा मिलिट्री का पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है। ये आर्मी का स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है। एनडीए के बाद एनडीए वाले जो एयरफोर्स वाले होते हैं वो हैदराबाद जाते हैं, नेवी वाले गोवा या नेवल एकेडमी में जाते हैं। और जब हमारा अंतिम पग होता है, उस अंतिम पग से पहले हमें एक शपथ दिलाई जाती है। वो शपथ है, मेरा हर काम, मेरा हर लक्ष्य, और मेरे लिए सबसे बड़ा है मेरा देश। उसके बाद आते हैं मेरे लोग, मेरे साथी, मेरे जवान जो मेरे अंडर में हैं, और सबसे लास्ट में आता है मेरी अपनी सक्सेस, मेरा अपना वेलफेयर। तो आप अपने देश को और अपने समाज को, अपनी टीम को अपने से ऊपर रखते हो। वो होता है अंतिम पग, जो हम ये शपथ लेते हैं अपने देश के लिए। तो आईएमए से मैं पास आउट हुआ। फिर मेरी पहली पोस्टिंग फिरोजपुर में हुई थी। जब 1999 में कारगिल वॉर शुरू हुई, तो वो एक ऐसा मौका था कि हर किसी को दिखाने का कि अगर मैंने ये वर्दी पहनी है, मैंने ये यूनिफॉर्म पहनी है, तो किस लिए पहनी है। तो शायद हर ऑफिसर का मन करता है कि शायद आज वो दिन आया है जिसके लिए मैंने यूनिफॉर्म पहनी है। सो मैंने और मेरे साथ बहुत सारे यंग ऑफिसर थे, हम सब ने वॉलंटियर किया कि हम इन अटैक्स में जाना चाहते हैं। और मैं 1 मिनट आपको बता दूं कि क्या कंडीशन थी कारगिल वॉर की। कारगिल वॉर के समय एनिमी NH1 एक हमारी रोड है जो श्रीनगर से लेके लेह लद्दाख तक जाती है, उसके पास पूरी एक पहाड़ी रेंजेस है। उस पूरी पहाड़ी श्रृंखला को उन लोगों ने धोखे से आके चुपचाप वो विंटर में आके बैठ गए और उसको पूरा कैप्चर कर लिया। वो जो पोस्ट थी वो विंटर वेकेटेड पोस्ट कहलाती है। इसका मतलब कि विंटर में दोनों ही देश की सेनाएं नीचे उतर जाती हैं, और जब समर होता है तो ऊपर आती हैं। जब विंटर में दोनों सेना नीचे हो गई, तब पाकिस्तान ने धोखे से 2-2, 4-4 लोग भेजने शुरू किए, और हजारों की संख्याओं में जब तक मार्च अप्रैल आया, उन्होंने उस पूरी श्रृंखलाओं को कैप्चर कर लिया। उनका एम क्या था, उन पहाड़ी पीक्स पे बैठ के आप NH1 से कोई भी सप्लाई लेह लद्दाख पे मत जाने दो, सारी सप्लाई आप ब्लॉक कर दो, और बाद में जब आपने सारी सप्लाई ब्लॉक कर दी, एक तरफ से चाइना, एक तरफ से पाकिस्तान, एंड आप पूरे लेह लद्दाख को इंडिया से अलग कर सकते हो। तो वो एक लार्जर एम था। अब सिचुएशन ये थी कि दुश्मन पीक पे बैठा हुआ है, वो हमें देख सकता है, हम उसे नहीं देख सकते, वो छुपा हुआ बंकर में बैठा है। जो हमारे आने के रास्ते थे उसने उसमें माइन लगा रखी थी।
उसे पता था कि हम इन्हीं रास्तों से चलेंगे, तो उसने अपने हर वेपन का मुंह उन्हीं रास्तों की तरफ कर रखा था। हम लोग शायद तैयार नहीं थे इस तरह की लड़ाई के लिए। हमारे पास स्नो बूट्स नहीं थे, हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग होती है इस तरह के -28 से -42 टेम्परेचर में लड़ने के लिए, वो हमारे पास नहीं थी। लेकिन अगर क्या डिफिकल्ट सिचुएशन है तो क्या मैं अपना लक्ष्य से भटक जाऊं? और लक्ष्य इतना डिफिकल्ट था कि उसमें जीतने के चांस 2% भी नहीं था। मतलब मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, IIMs होते हैं, इंजीनियरिंग होती है, ये भी बहुत डिफिकल्ट होते हैं, राइट? कितना मुश्किल होता है चांसेस में करना, बट यहाँ आपका 1% भी चांसेस नहीं था जीतना। और क्या आपका स्टेक पे था? आप एक एग्जाम में फेल होते हो, आप अगली बार दोबारा दे सकते हो, राइट? इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता ना, आपका एक 6 महीने या 1 साल का डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपकी लाइफ स्टेक पे थी। अगर आप विफल हुए तो शायद आप और आपके जवान कॉफिन्स में पैक होके आपके घर आएंगे। सो गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस परिस्थिति में 2 राजपूताना राइफल को मिला सबसे भयंकर लक्ष्य, सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य, टोलोलिंग की पहाड़ी पे कब्जा करना। टोलोलिंग की पहाड़ी पे 2 अटैक हो चुके थे और मैं दोबारा वो फेलियर की बात करता हूँ। वो पहाड़ी 85 डिग्री ग्रेडियंट पे थी और लास्ट के 300 मीटर तो लगभग बिल्कुल ही वर्टिकल था। तो हमारे 18 ग्रेनेडियर के जवान वहाँ तक पहुँच गए थे 300 मीटर नीचे तक, बट लास्ट के 300 मीटर वो नहीं चढ़ पाए क्योंकि दुश्मन ने उस पर इतनी फायरिंग करी। पीछे से पाकिस्तान की आर्टिलरी पूरी फायरिंग कर रही थी, उन्होंने सारी माइंस वहाँ पे लगा रखी थी और जैसे ही टोलोलिंग पे हमने अटैक किया, सारी आसपास की पहाड़ियों से वो टोलोलिंग पे आ गए थे और उन्होंने इतनी फायरिंग करी और हमारे जवान ऐसी सीधी पहाड़ियों पे 40 किलो अपने बैग पे रख के लगातार चढ़ रहे थे। तो बहुत ही डिफिकल्ट था, जहाँ पे सांस लेना भी डिफिकल्ट होता है जब आप सीधी पहाड़ी पे अटैक कर रहे हो, और अगर वो पत्थर भी मारेंगे तो आपकी कैजुअल्टी हो सकती है। सो 2 अटैक फेल हो चुके थे। हमारे ऑफिसर्स की बॉडी उस समय तक वहाँ पड़ी थी और इससे विपरीत सिचुएशन आई थिंक लाइफ में मैंने कुछ नहीं देखी और मुझे उम्मीद है शायद हम में से कोई भी इतनी विपरीत सिचुएशन में नहीं जाएगा जब हमें टास्क मिला। लेकिन हमने उन्हीं फेलियर को अपनी सक्सेस का स्टेप बनाया। हमने समझा क्यों एनिमी हमें सक्सेसफुल नहीं होने दे रहा, क्या मुझे चेंज करना है अपनी लाइफ में, क्या प्लानिंग करनी है मुझे। हमने अपनी आर्टिलरी को लाया, हमने उनको बड़े इनोवेटिव रोल में यूज़ किया। मेरे पास 105 बोफोर्स गन थी जो मेरे इशारों पे गोले बरसा रही थी। हमने उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में लगाया और इंश्योर किया कि जब हमारी आर्मी आगे बढ़ रही है तो उस पर इतनी गोलाबारी हो टोलोलिंग के ऊपर कि एनिमी वैसे ही नीचे हो जाए। और इसमें हम लोग लगातार 2 दिन तक बिना खाए, बिना पिए और जस्ट अपने हाथ हम गोला बारूद और गोली लेके गए थे, हम लगातार ऊपर चढ़ते रहे। बट एक वो जुनून था, एक जोश था कि चाहे मेरी जान भी चली जाए बट मेरा लक्ष्य है, कुछ देश के लिए कट गुजरने की तमन्ना और वो तिरंगा वहाँ पे फहराने का, वो मेरे लिए शायद इतना मोटिवेटिंग था कि हम सब ने अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट मेरी 1 महीने पहले, उससे पहले शादी हुई थी और मेरी वाइफ को पता भी नहीं था कि मैं मेन टोलोलिंग पे लड़ रहा हूँ, क्योंकि हमें क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होती है, बताना नहीं होता कि हम मेन लड़ाई में हैं। तो उसको ये पता था मैं लड़ाई में हूँ, लेकिन कहाँ पे हूँ, किस कंडीशन में, कुछ नहीं पता था। तो जब इस लड़ाई में जाने से पहले हमने अपने फैमिली को लेटर लिखा था कि शायद ये हमारा लास्ट लेटर होगा और जब तक आपको मिलेगा हम शायद यहाँ नहीं होंगे। और जब हम ऐसे सुसाइडल मिशन या बहुत डिफ़िकल्ट मिशन में जाते हैं तो हम लेटर लिखते हैं अपनी फैमिली को। मैंने अपने माँ बाप को लेटर लिखा था कि एज ए बेटा होने के नाते मुझे क्या करना था, मैं शायद आपके लिए वो नहीं कर पाया, बट फिर भी मुझे इस बात का गर्व है कि जो मैं आज करने जा रहा हूँ अपने देश के लिए करने जा रहा हूँ। मृत्यु तो मेरी एक सड़क पे भी दुर्घटना में हो सकती है, राइट, बट क्या एक ऐसी मृत्यु जो इतने बड़े एम के लिए है, आई थिंक वो कुछ ही लोगों को नसीब होती है। तो हमें कोई शक नहीं था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। इस देश की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए वो आज़ादी जो हमने 1947 में 200 वर्ष के संघर्ष के बाद प्राप्त की है, हम उसे खोने नहीं दे सकते, राइट। हम सब आज इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, बट क्या हमें पता है इस आज़ादी को बनाए रखने की क्या कीमत है और कौन वो कीमत आज भी अदा कर रहा है? कौन बॉर्डर पे आज भी बैठा है वो जवान जो इस -28 डिग्री टेम्परेचर में आज भी देश की रक्षा कर रहा है? सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये देश और ये आज का दिन उस चीज़ को याद करने का कि लोग आपके लिए क्या क्या कुर्बानी दे रहे हैं।
इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना अटैक लॉन्च किया था और 2 दिन के बाद फाइनली हमने तिरंगा ऊपर लहरा दिया था। वो तिरंगा जो हमने लहराया था, आई थिंक मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर लूँ, कुछ भी बन जाऊँ और कितनी भी सफलता प्राप्त कर लूँ कॉर्पोरेट में, बिजनेस में, कहीं पे भी, आई थिंक वो जो मुझे सेटिस्फैक्शन है तिरंगा फहराने का, उससे बड़ी सफलता लाइफ में कुछ नहीं हो सकती। तो उस 2 विफलताओं के बाद हमने वो सफलता हासिल की और पूरे देश में खुशी की लहर हो गई, क्योंकि वो लोग टोलोलिंग को अपना गढ़ बोलते थे। पाकिस्तानी बोलते थे आप टोलोलिंग खाली नहीं करा सकते क्योंकि हम टॉप पे बैठे हुए हैं और जो आएगा हम उस अटैक को विफल कर देंगे। उस विपरीत परिस्थितियों में हमने जिस तरह से सफलता हासिल की, आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक सक्सेस है, एक सफलता है मेरी लाइफ की। टोलोलिंग की विक्ट्री, टोलोलिंग की सफलता आसान नहीं थी। इसके लिए लोगों को शहादत देनी पड़ी। मतलब मुझे याद है मेजर विवेक गुप्ता मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, वो इस लड़ाई में आगे आगे बढ़ रहे थे, लीड कर रहे थे और जस्ट टारगेट से, पीक से थोड़ा पहुंचने से पहले उनको गोली लगी। आप सोच के देखो कि आपका एक साथी, उसके गोली लगी हुई है, लेकिन आपके पास वो 2 पल भी नहीं है कि उसको रुक के आप उसको साथ कर सको, क्योंकि अगर आप उस समय रुके एज ए ऑफिसर तो आपके बाकी जवान भी रुक सकते हैं। इसलिए आपको आगे ही बढ़ना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे आपके मन में कुछ भी आ रहा हो। मतलब मेरा मन उबल रहा था कि मैं, जिसने मेरे इस दोस्त को हिट किया है, हम उनसे बदला लेंगे और मैं उनके साथ रुकना भी चाहता था 2 क्षण, बट वो मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे लिए कर्तव्य और लक्ष्य उस समय सबसे ऊपर था। तो हम आगे बढ़ते गए और 2 दिन के बाद हमने टोलोलिंग पे कब्जा कर लिया। राइट, मैं, विजयंत, मेजर आचार्य, मेजर मोहित, हम सब साथ थे, बट इसके लिए शहादत देनी पड़ी मेजर विवेक गुप्ता और 5 लोगों को। टोलोलिंग पे कब्जा करने के बाद भी दुश्मन लाइक बौखला गया था। उन्होंने इतनी गोलाबारी करी कि जो हमारी पीछे से हमारे लिए रीइंफोर्समेंट आ रही थी, जो हमारे लिए राशन लेके आ रहे थे, वो सब रुक गए। और कंडीशन ये थी, हम टोलोलिंग टॉप के ऊपर मैं, विजयंत थापर एंड मेजर आचार्य, 3 ऑफिसर और लगभग 40-50 जवान, हम फंस गए थे। जो हमारे पास खाने का सामान भी नहीं था, पीने का भी नहीं था। आप मानेंगे नहीं, उस समय हमने हर स्थिति में आपको आगे बढ़ना है और रास्ता निकालना है। तो हमने उस समय एनिमी का किचन ढूंढा और क्योंकि हमें लगा वो रह रहे थे किचन होगा, और किचन थोड़ा पीछे की तरफ था जहाँ पे दुश्मन अभी भी हमें देख सकता था दूसरी पहाड़ी पे। लेकिन हमने अपनी जान की बाजी लगा के कि जवानों को कुछ प्रोवाइड करना है सो दैट वो सस्टेन कर सके। हमने उस किचन तक गए और वहाँ से हमने पाकिस्तान का बहुत, उसमें काजू किशमिश उन्होंने पूरा बना के रखा था, बिकॉज दे वर श्योर कि वो जीतेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। शहद था, हलवा था, पूरीज थी, हमने उन सबको लेके और फिर जवानों में बांटा। तो शायद वहाँ तक हमने सेलिब्रेट किया। उसके बाद हमारी बाकी टुकड़ी पहुँच गई थी और नेक्स्ट अटैक के लिए वहाँ से हमारी तैयारी हो गई थी। इसमें विक्रम मेरे साथ था, विक्रम बत्रा, और उस रात हम लोग बहुत शेयर कर रहे थे, जिससे अगले दिन जाना था कि लाइफ का पता नहीं शायद क्या होगा। हमने आज एक टोलोलिंग की एक पहाड़ी जीत ली है, बट ये तो एक पहला ही स्टेप है। दुश्मन ने पूरी कारगिल की पहाड़ियों पे कब्जा कर रखा है। तो हम लोग अपना अपना शेयर कर रहे थे। मैं बोल रहा था कि जाए, मैं अभी नई नई शादी होके आई है, एक सिविल से लड़की, उसको शायद कैसे समझेगी कि हम लोग किस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से वो भी अपनी फैमिली के बारे में शेयर कर रहा था, बट ही वॉज वेरी श्योर। मतलब विक्रम बत्रा को हमेशा लगता था कि वो गोली बनी नहीं है जो उसको छू सके, तो वो हमेशा बोलता था, सर मेरे तो गोली आसपास से निकल जाती है बट मुझे गोली नहीं लगेगी। मैं बहुत श्योर था और इतना जोश था उसमें कि मतलब बहुत जरूरी है लक्ष्य को पाने के लिए वो जोश। तो हमने अपना सेकंड हम्प पे अटैक था वो भी हासिल किया। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गया और हमें कुछ टाइम मिला अपने आप को रिकूप करने के लिए, बट मुश्किल से 5 दिन ही हुए थे कि राजपूताना राइफल को एक और भी डिफ़िकल्ट टास्क मिला, जिसको हम 3 पिंपल्स या लोन हिल बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि उसमें 3 ऐसे पिंपल्स थे और तीनों पे एनिमी ने कब्जा कर रखा था। एंड आई थिंक टोलोलिंग के बाद जब हमने आगे बढ़ना शुरू किया तो वो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था इंडिया की सफलता के लिए। लेकिन हम लोगों ने ठान रखा था कि कुछ भी हो हम सफलता पाके रहेंगे। हमने अपनी बोफोर्स को तैयार किया, हमने अपनी तोप का इंश्योर किया कि गोलाबारी इतनी ज़्यादा हो एनिमी के ऊपर कि शायद वो पहले से ही थोड़ा सा वीक हो जाए। एनिमी को भी पता था कि अटैक आना है, इसलिए उसने अपनी सब
गन्स का मुंह, सब गोला बारूद और माइंस का मुंह हमारी तरफ कर रखा था। बट उस अटैक में जाने से पहले भी हमने मेंटली हमेशा यही सोचा, अटैक बहुत डिफिकल्ट था, हमें पता नहीं था कि शायद हम 2% भी जीतेंगे, लेकिन कहते हैं हर सफलता आप 2 बार अचीव करते हो, एक बार अपने दिमाग में और एक बार ग्राउंड में। तो जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपको कुछ भी कार्य कर रहे हो, चाहे आप लड़ाई लड़ रहे हो या एग्ज़ाम दे रहे हो या जीवन में कुछ भी कर रहे हो, मेंटली आपको उस चीज़ में विश्वास करना है कि मैं ये पाके रहूँगा, उस सफलता को किसी तरह भी हासिल करूँगा। हमने अपने मेंटली हमेशा इमेजिन किया कि वी विल विन, हम यहाँ पे जीतेंगे, और जैसे हमने टोलोलिंग में झंडा फहराया है हम यहाँ पे भी झंडा फहराएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी कॉस्ट देनी पड़े, कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। इस जज्बातों को लेके हमने वो लड़ाई शुरू करी। बहुत डिफ़िकल्ट अटैक था ये वाला, और इस अटैक में आई थिंक सबसे ज़्यादा ऑफिसर कैजुअल्टी हुई है पूरे में। मेजर आचार्य, विजयन थापर, लेफ्टिनेंट कंगरूस, 3 ऑफिसर्स ने अपने प्राणों की आहुति दी। बट कुछ भी हो जाए फिर भी हमने उस झंडे को झुकने नहीं दिया। आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी है। मैं आज स्वतंत्रता दिवस पे बार बार आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप रियलाइज़ करो कि ये जो स्वतंत्रता है ये बहुत आसानी से नहीं मिली है हमें, और इसको बनाए रखने के लिए हम एज ए इंडियन, चाहे हम बॉर्डर पे लड़ रहे हों या नीचे हो, हम क्या कर रहे हैं। क्या जनून आपका हर काम में हो सकता है, चाहे आप एज ए इंजीनियर बन के देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें या एक सिपाही जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, जो अपनी जान आगे लगा रहा है। बट वो जोश, वो जनून देश के लिए, देश की सफलता के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और इस स्वतंत्रता को बनाने के लिए आपको हमेशा रखना है। ये लड़ाई जब चल रही थी लगभग 2:40 पे, मुझे याद है, जब हमारे कई ऑफिसर्स को ऑलरेडी गोली लग चुकी थी, बहुत विकेट कंडीशन थी, हम लोग अभी भी सफलता से दूर थे, और उस समय मेरे हाथ में गोली लगी। लगातार मशीन गन का फायर था जो मेरे क्रॉस करते हुए निकल गया, पैर के पास से भी एक गोली निकल गई। अगर उस समय मैं अपने जवानों को बताता कि मेरे गोली लग चुकी है तो शायद उनका भी हौसला कम हो जाता कि एक ऑफिसर को गोली लगना जो उनको लीड कर रहा है बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। तो मैंने एक फील्ड ड्रेसिंग हम कैरी करते हैं, उसको हाथ पे लगा के लगभग 1 घंटे तक मैंने पता नहीं चलने दिया कि मेरे गोली लग चुकी है, और हम आगे बढ़ते रहे, हम लड़ाई करते रहे। लेकिन 1 घंटे के बाद इतना खून बह चुका था, एंड कारगिल में बहुत सारी डेथ इसलिए हुई क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था। गोली आपके पीक पे लगी और पहला मेडिकल शायद उससे 8 घंटे 9 घंटे भी दूर हो सकता है। जब हम बिल्कुल पीक के पास पहुंच गए थे तब शायद मुझे इतना ज़्यादा ब्लड बह गया था कि शायद मैं मूर्छित होने लगा था। बट किसी तरीके से हम कमांड कंट्रोल और बोफोर्स गन पे हम फायरिंग उस पर लाते रहे, क्योंकि एनिमी को नीचे रखना उस समय बहुत ज़रूरी था। खैर आखिर में हमने पीक पे सफलता हासिल कर ली, और उसके बाद मैंने वापस उस पीक से वापस चलना शुरू किया। मेरे 2 गोली हाथ में लगी हुई थी और एक पैर को टच करके निकल गई थी। खून लगातार बह रहा था। इस खून को बचाने के लिए मैंने अपने हाथ को सिर के ऊपर बांधा जिससे कम से कम ब्लड लॉस हो, और अपने साथ एक जवान लिया क्योंकि कोई आपको कैरी नहीं कर सकता 8 जवान, और दुश्मन दोबारा इन पीक पे हमला करेगा तो इसलिए आपको वहाँ पे भी अपने लोग रखने। और 7-8 घंटे लगातार चलने के बाद फिर हम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे कि मेरा मेडिकल ऑफिसर था और पहला फर्स्ट एड मिल सकता था। बट उस रास्ते में मैं कई बार मूर्छित हुआ क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा था। मेरा केवल एक ही इंस्ट्रक्शन था मेरे साथ जो मेरा बडी था कि जब भी मैं मूर्छित हो जाऊं, कॉन्शियस लूज़ कर दूं, जस्ट मेरे ऊपर पानी डाल दो, और जब मैं थोड़ा सा होश में आऊं हमें फिर चलना हासिल करना है। लक्ष्य था कि हमें वापस पहुंचना है। हमने झंडा फहराया है देश की खातिर और हमें जिंदा भी रहना है, मरना मेरे दुश्मनों को है। किसी तरीके से शायद भगवान का होगा, आप सबकी विशेज़ होंगी, मैं वापस पहुंचा और फर्स्ट एड मिला। और उसके बाद से मैं 2 दिन लगातार बेहोश रहा क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड निकल चुका था। लगातार 2-3 ऑपरेशंस हुए। सीधा श्रीनगर में हुआ, श्रीनगर में एक ऑपरेशन हुआ, फिर फ्लाइट से हम लोगों को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और दिल्ली में लगातार मेरे ऑपरेशन हुआ। नियरली 1 साल तक मैं हॉस्पिटल में ही रहा। तो ये कहानी है कि किस तरीके से कारगिल की विक्ट्री के बाद मैं 3 गोलियां लगी और हॉस्पिटल में रहा। मैं आपके साथ एक जस्ट किस्सा शेयर करना चाहता हूँ कारगिल का।
जब हम लोग मेन 3 पिंपल्स के अटैक के लिए जाने वाले थे, सो रात में अटैक शुरू होते हैं क्योंकि एनिमी जो होता है वो हमें रात में नहीं कम देख पाएगा। 2 नाइट विजन डिवाइस होते हैं क्योंकि एनिमी ऊपर बैठा है, तो सारे अटैक कारगिल में नाइट में ही हुए थे। सो जब हम वहाँ पहुँच गए थे, लगभग दोपहर से पहले पहुँच गए थे, हमारे पास कुछ टाइम था, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास जब अंधेरा हो जाना था अटैक था। सो उस समय हर आदमी को पता था कि वो अटैक इतना डिफ़िकल्ट है, इट वॉज लाइक सुसाइड मिशन, कि आप शायद वापस आए नहीं आए। तो आर्मी में एक ट्रेडिशन है, अनरिटन ट्रेडिशन, लिखा नहीं है, कि जब आप एक इतने डिफ़िकल्ट अटैक के लिए जा रहे होते हो कि जहाँ पे आप शायद आपके आने के चांसेस नहीं हो, तो आप अपने फैमिली को, आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, बट ऑब्वियसली आप उनके लिए एक मैसेज देना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, तो आप बात तो नहीं कर सकते। तो हम एक लेटर लिखते हैं अपने, लाइक अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो मुझे याद है इस अटैक से पहले मैं और कैप्टन विजयन थापर बात कर रहे थे। कैप्टन विजयन थापर नए कमीशन हुए थे और वो बहुत जोश में था, मतलब कि वो मुझसे सब शेयर कर रहा था कि कैप्टन विजयन कि वो अभी बहुत एक्साइटेड है, बहुत अच्छा लग रहा है उसे यूनिफॉर्म पहन के फाइनली ऑफिसर बन के, और उसके बाद तुरंत कमीशन के बाद उसको लड़ाई लड़ने का मौका मिल गया। और जब ये लड़ाई जीत के वो घर जाएगा तो अपने भाई के लिए क्या करेगा, उसका छोटा भाई था, पेरेंट्स के लिए क्या गिफ्ट लेके जाएगा। मैं भी शेयर कर रहा था कि जस्ट 1 महीने पहले मेरी शादी हुई है और हम लोग तो अपने घर में मूव भी नहीं कर पाए थे, जस्ट हम गेस्ट हाउस में ही थे, अचानक पोस्टिंग आ गई और मैं कारगिल में आ गया। फिर हम दोनों ने वहाँ पे बैठ के एक साथ अपने अपने घर लेटर लिखा, लाइक मैंने अपनी वाइफ को लेटर लिखा, अपने पेरेंट्स को लिखा, उसने अपने भाई को लिखा, वो लेटर लिखा, और वो लेटर एक्चुअली हम बंद करके अपने बॉक्स में और अपने सामान में रख देते हैं। और उसमें लिखा होता है टू बी हैंडेड ओवर टू फैमिली इन केस अगर वो ऑफिसर वापस नहीं आता तब उसकी फैमिली को दिया जाए। और वो ऑफिसर ये सोच के लिखता है कि वो लेटर तभी उसकी फैमिली को पहुंचेगा अगर आपने शहादत या वीरगति प्राप्त कर ली है। तो आप जिंदा हो, बट आप ये सोच के लिख रहे हो कि जैसे विजयंत ने पहला लेटर किया था, जब तक आपको ये लेटर मिलेगा मैं स्वर्ग में अप्सराओं के पास बैठा हूँगा। तो आपको इमेजिन करना पड़ता है कि आप नहीं होगे और फिर आप अपने क्या मैसेज देना चाहते हो। तो मैंने भी जब अपनी वाइफ को और उसको लिखा था कि शायद हमारा साथ इतना ही था, जब तक ये लेटर पढ़ोगी मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा, बट मुझे इस बात का हमेशा गर्व रहेगा, एक फ़ख्र रहेगा कि मैंने एक ऐसी चीज़ के लिए अपनी लाइफ दी है जो कि एक बहुत बड़ा कॉज है। एक देश की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अगर मैंने ये त्याग भी, ये वीरगति दी है, इसके लिए मुझे बहुत गर्व है और तुम्हें भी इस चीज़ का हमेशा गर्व होना चाहिए। ऐसे ही मैंने अपने पेरेंट्स को लिखा था कि आपके बेटा एक ऐसा काम करने जा रहा है जो हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता, तो आप मेरी शहादत का अफसोस नहीं करना, बल्कि हमेशा से गर्व मानना कि एक ऐसा काम किया है कि जो शायद लाखों और करोड़ों में 1-2 को ही करने का मिलता है। तो मेरा सौभाग्य था, मेरे 3 बार गोली लगी, बट शायद 3 बार मैंने लेटर लिखा और कभी भी पोस्ट नहीं करना पड़ा मेरे घर। विजयंत का वो लेटर आज भी उसके पेरेंट्स के पास है और उनके लिए वो उसकी सबसे बड़ी यादगार है। तो हम सबका है, मैं, विजयंत, कैप्टन विक्रम बत्रा, अनुज नैयर मेरा जूनियर था एकेडमी का, एंड उसने भी अपने पेरेंट्स के लिए ऐसे ही लेटर लिखा था, लास्ट लेटर, जो कि उनके पेरेंट्स को मिला। तो बहुत डिफ़िकल्ट पल थे ये हम सब के लिए, बट हमेशा गर्व होता है कि हमने इस विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को एक दृढ़ निश्चय रखा और सफलता हासिल की। सो बहुत मुश्किल समय था वो। उस समय मैं लगभग 1 साल के लिए हॉस्पिटल में रहा और उस समय 3 गोली लगी थी, लगातार 3-4 ऑपरेशंस हो रहे थे, हर समय फिजियोथेरेपी के लिए जाना पड़ता था और शायद वो डिसाइड करने का टाइम था कि मुझे क्या करना है। तो मेरे सामने कई चॉइसेस थी। एक चॉइस तो ये थी, मैं वॉर हीरो था, देश के लिए इतना किया था, लड़ाई लड़के आया था, कोर्सेज में अच्छा कर रहा था, और बिकॉज मेरे जो बुलेट्स इंजरी थी, जो शेलिंग की वजह से इंजरी हुई थी, उसकी वजह से मेरी मेडिकल कैटेगरी डाउन थी। मैं आर्मी में आराम से कंटिन्यू करता हूँ, मुझे सारी पोस्टिंग ऐसी जगह मिलनी थी जहाँ न्यूरो की फैसिलिटीज़ थी। सो मे बी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, और मुझे कभी फील्ड में जाना अलाउ नहीं था बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी की वजह से। वो एक मेरे पास चॉइस थी और इजी प्रमोशन थे क्योंकि अब तक मैं बहुत अच्छा कर रहा था और लड़ाई में भी इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। लेकिन दूसरा चॉइस था, क्या मैं इस सिचुएशन में भी नए संघर्ष की तैयारी कर सकता हूँ? क्या मैं लाइफ में नए चैलेंजेस ले सकता हूँ? क्या मैं लाइफ में नई चॉइसेस ले सकता हूँ? आई थिंक हमारी लाइफ में जो चॉइसेस हम लेते हैं वो हमारी डेस्टिनी बनाती है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस समय हम क्या चॉइस लेते हैं। और देखिए, लाइफ में आपके ऊपर
जिंदगी आपके ऊपर क्या थ्रो कर रही है, क्या परिस्थिति, वो आपके ऊपर नहीं है। लाइक आज कोरोना फैला हुआ है, आपके हाथ में नहीं है। मेरे 3 गोलियां लगी, वो मेरे हाथ में नहीं था, मैं जिंदा बचूं या नहीं बचूं। लेकिन इस स्थिति में जब मैं हूं, तब मैं क्या डिसीजन ले रहा हूं, वो डिसीजन मेरी चॉइस है, वो मेरे हाथ में है। तो लाइफ आपके ऊपर क्या थ्रो करे वो आपके ऊपर नहीं है, और आपको उसकी चिंता भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज आपकी परिस्थितियां आपके वश में नहीं है, आप उसका क्या करेंगे। लेकिन उन परिस्थितियों का आप क्या जवाब दे रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में आगे जाके कहां खड़े होते हैं, क्या चॉइसेस आप करते हैं। सो मैंने एक नए सफर की तैयारी शुरू करी, और मुझे 2 ही चीजें थी जो फैसिनेटिंग, जो मुझे लगता था कि मुझे करना चाहिए। एक सिविल सर्विसेज था, और एक कॉर्पोरेट में मैं जाना चाहता था, IIMs या टॉप MBA करके। तो टॉप इंस्टीट्यूट से MBA या सिविल सर्विसेज, दोनों चीज़ें तैयारी शुरू करी, और यूपी के सिविल सर्विसेज में मुझे सफलता भी मिली, मैं वहाँ तक पहुँच गया था। लेकिन जब तक मेरी IMA की, जब तक उसके फाइनल रिजल्ट आए, इंटरव्यू वगैरह होने के बाद, उस समय मैंने MBA की तैयारी भी शुरू कर दी थी, और मैं बहुत श्योर था कि मैं MBA भी क्लियर कर लूँगा। तो मैंने वेट करने का निश्चय किया, और फाइनली मैंने IIM बेंगलोर, IIM लखनऊ, FMS दिल्ली, एक्सेल काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट भी क्रैक कर लिए। एंड फाइनली मैंने दोबारा वो चॉइस ली कि मैं एक MBA करके कॉर्पोरेट में जाऊंगा, और इस जो भी पोजीशन मैं लूँगा, जो भी पद मैं लूँगा, मैं देश के लिए भी हमेशा काम करता रहूँगा। मुझे ये बहुत क्लियर था कि जिस भी जगह मैं जाऊँगा। मैंने अपना MBA शुरू किया, वो भी आसान नहीं था, क्योंकि मैं लगातार बुक से क्लियर तो कर लिया पढ़ाई करके, बट जो मेरे साथ के वो लगातार बुक्स में थे, मुझे तो कंप्यूटर तक नहीं आता था, और वो लोग सब एक्सपर्ट थे। तो क्लासेस में भी शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट था। मेरी वाइफ कंप्यूटर प्रोफेशनल थी, मैंने उनसे पहले थोड़ा कंप्यूटर बेसिक सीखा, और एक एक स्टेप चढ़ के करना शुरू किया। मुझे याद है फर्स्ट टर्म में जब मैं अपने MBA में था, मैं अपने नीचे वाले 15 बंदों में था, 15 लोगों में था। बट मैंने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे हमेशा पता था जो सफलता है वो आपके दिमाग में है, और मैं बहुत दृढ़ निश्चय था कि मुझे सफलता मिलेगी, और मुझे उसके लिए प्लानिंग करनी है, काम करना है। अगले टर्म में आगे बढ़ा, थर्ड टर्म में टॉप 5-6 में आया, और फाइनली जब मैं FMS दिल्ली से पास आउट हुआ तो मैं गोल्ड मेडल के साथ पास आउट हुआ। तो गोल्ड मेडल मिला, सिल्वर, वो शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये था कि मैं पहले दिन से, जब मैं बहुत नीचे भी था, मैं ये निश्चय कर दिया था कि मुझे ऊपर वालों में आना है, मुझे एक फ्लाइंग कलर के साथ पास आउट होना है। और अगर आप निश्चय कर लेते हैं तो आपको सफलता मिलने लगती है। तो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था, बट आई थिंक ये जो आपकी लाइफ की चॉइसेस होती हैं, ये आपको हमेशा डिसाइड करती हैं कि आपका फाइनल डेस्टिनी क्या होगी। उस समय मैंने जो डिसीजन लिया, उसने मुझे आज, मैं एक कॉर्पोरेट में बहुत सीनियर लीडरशिप पोजीशन पे हूँ, और बहुत बड़ा ग्लोबल प्रोफाइल देख रहा हूँ। मैं बहुत कंट्रियाँ विजिट करता हूँ, बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह को एड्रेस करता हूँ। आई थिंक आज मैं जो भी हूँ, इस सबका सफलता का श्रेय वो पल है जब मैंने वो डिसीजन लिया था, जब मैंने वो चॉइस बनाई थी। मैं एक आसान रास्ता भी रह सकता था, मैं आराम से आर्मी में रहता, मुझे फील्ड में नहीं जाना था, प्रमोशंस मिलने थे, बट फिर भी मैंने चॉइस ली, एक संघर्ष की, और आज मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैंने एक संघर्ष वाला और डिफिकल्ट रास्ता लिया और उस पर सक्सेस पाई। सो ये बहुत अपने इम्पॉर्टेंट है। मैं आप सब लोगों से भी आज इस दिन ये शेयर करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी असफलता आएगी, बट आपके पास भी चॉइस है। आज उस असफलता को, उस फेलियर को परमानेंट मान के आप अपने रास्ते से हट जाओ और अलग बैठ जाओ, या आप बोलो ये असफलता मुझे क्यों मिली है, उसको आप एक स्टेपिंग स्टोन बनाओ, और आपने जो डिसाइड किया आप उसको रोको। NDA में मेरे लिए पहली बार सक्सेस नहीं मिली, बट मैंने गिव अप नहीं किया और सफलता मिली। आज अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोगों के पास ये चॉइस नहीं है कि लाइफ मेरे ऊपर क्या फेंक रही है। हो सकता है सफलता मैं बहुत मेहनत करूँ, फिर भी 1 बार 2 बार 3 बार सफल नहीं हो पाऊँ, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप दृढ़ निश्चय हो, आपने अपने मन में डिसाइड कर रखा है कि आपको ये सफलता पानी है। देखिए, जिंदगी में हर सफलता, हर काम 2 बार होता है। एक बार आपके दिमाग में मेंटली, और एक बार फाइनल एग्जीक्यूशन। आपको अपने मेंटली डिसाइड करना है कि मुझे इस चीज में सफलता पानी है, चाहे रणभूमि कोई भी हो, चाहे वो कारगिल की रणभूमि हो जहां पे आपको टोलोलिंग पे अटैक करना था, उस समय भी हमने सोच के रखा था कि कुछ भी हो, विपरीत परिस्थिति, सफलता पानी है। और चाहे आपकी आज आप पढ़ाई कर रहे हैं या अपना नया
करियर ढूंढ रहे हैं, आप एक नौजवान लोग हैं, सफलता आपको मिलेगी, लेकिन संघर्ष आपको हमेशा करना है। अगर आपके अंदर वो जोश है, अगर आपके अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ है, और आपके अंदर वो जुनून है, जहां जोश वहां राह आपको मिलेगी और हमेशा मिलेगी। बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपने उस जोश में, अपने निश्चय में, दृढ़ निश्चय में कभी वो कमी नहीं आने देनी है, और हम सबको मिलके इस देश को आगे बढ़ाना है। आज स्वतंत्रता दिवस पे मैं दोबारा आपसे कहना चाहता हूँ, हमेशा याद रखिए, ये आज़ादी, फ्रीडम इज नॉट फ्री, समबडी इज पेइंग प्राइस फॉर दिस। और इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जो लोग ऊपर बॉर्डर पे बैठे हैं या जो देश को आगे बढ़ाने की अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, और हमें अपने आप को उस लायक बनाना चाहिए कि हम इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। जय हिंद।